हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू आकाश डिजिटल। आकाश डिजिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज फॉर आपके अपकमिंग जेई मेंस के लिए। और इसमें जैसे आपको पता है, इसमें हम लोग जेई मेंस के जो आपके आने वाला जेई एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है। और पिछले जो क्वेश्चंस, पिछले पीवाईक्यूज़, जो लास्ट पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं आपके जेई मेंस के एग्जाम में, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए प्लीज़। हाँ, अब देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया था, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली मैथमेटिक्स में हम लोग वेक्टर पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। अब वेक्टर पार्ट 2 में, वेक्टर पार्ट 2 का मतलब कि वेक्टर को, जैसे मैंने पहले बताया था, हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 आप ऑलरेडी देख सकते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और पार्ट 1 पार्ट 2 के टॉपिक्स को हम लोगों ने डिवाइड किया था पिछले लेक्चर में। मैं आपको वापस स्क्रीन में दिखा सकता हूं। और पिछले 5 साल का एनालिसिस अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको मोटा मोटा पहले ही पार्ट 1 में बता दिया था कि आप जेईई मेंस में हर शिफ्ट में प्योरली वेक्टर का 1 सवाल या 2 सवाल एक्सेप्ट कर सकते हो। और अगर आपने 3D के साथ इसको मैच कर दिया, वेक्टर 3D, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन हर साल वेक्टर 3D पे देखोगे हर शिफ्ट में। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरीके से पिछले 5 साल में वेक्टर्स में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। और पार्ट 1 के अंदर हम लोग ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में पार्ट 2 में हम लोग इन टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। और ये जेईई में हाईली वेटेज के टॉपिक्स हैं। डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, आप समझ रहे हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये एक सवाल देखिए। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है सर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। देख लेंगे इसको, लैम्डा के बराबर, के बराबर मानना चाहेंगे तो देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। अभी हम लोग बराबर लेके चलते हैं, चलिए। और ये आपको इक्वेशन दे रखी है, तो ये आपको दिख रहा होगा, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो प्योरली ये कैलकुलेशन का सवाल है। आप वेक्टर तो यूज़ करोगे पर थोड़ा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। और क्या गिवन है आपको? वो गिवन है, इक्वेशन देखो क्या गिवन है, बताइए। a प्लस बी का मॉड, मैं ऐसे वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, ये वेक्टर ही है ना, ठीक है। अच्छा, चलिए ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या कर सकते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो एक लाइन ऑफ थिंकिंग, या फिर आपको एक दिख रहा होगा, बहुत बेसिक आपने पढ़ा होगा बचपन में, कभी कोई रूल पढ़ा होगा आपको, ध्यान हो रेशो का। देखिए आप इसको देखिए, आप ये देख रहे हैं सेम टर्म न्यूमरेटर में ऐड हो रही है, सेम टर्म डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो रही है। ऐसा एक रूल में होता है जो रेशो प्रोपोर्शन के अंदर प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल। अगर आपको याद हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, देख लो, कई बार जेईई में डायरेक्टली यूज़ होता है। सिंप्लीफाई, बहुत जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस रूल से। ऐसा मुझे कैसे पता लग रहा है? क्योंकि ये जो सेम एक्सप्रेशन ऐड हो रहे हैं, ये सेम एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसा उसी रूल में होता है। जैसे मैं आपको समझाऊँ तो ये रूल जो होता है ना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ इफ़ कभी भी 2 रेशो बराबर है, इफ़ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो बेटा ध्यान रखना, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल क्या कहता है? अगर 2 रेशो बराबर है तो हम लोग डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो भी रेशो बराबर होगा। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है b, तो वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b, तो a प्लस b अपॉन a माइनस b, सेम का लगा रही है। आप राइट साइड में भी कर सकते हो, c प्लस डी अपॉन बोलो c माइनस डी। तो अब आप लग शुरू हो जाओ इसमें। तो अगर मैं बोलूँ ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो a प्लस b जोड़ना इन दोनों को जोड़ने से कट जाएगा ना ये। अरे ये पूरा a है, ये पूरा b है, इन दोनों को जोड़ने से कट जाएगा, तो क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ, सही है, अपॉन a माइनस b। ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में से माइनस कर रहे हैं। तो जैसे आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये टर्म अब कटेगी, ये 2 बार ऐड हो जाएगी। दिख रहा होगा आप लोगों को, जो काम लेफ्ट में किया है वही काम राइट में करो। भैया ये वेक्टर है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा ना, आगे देख लीजिए।
ऐड करो इन दोनों को, √2 + 2 माइनस करो, √2 + 1 में से डिनोमिनेटर 1 माइनस करोगे तो √2 आ जाएगा। इजी, ठीक है सर। कैंसिल कर दूँ? बिल्कुल कर दीजिए। अच्छा, यहाँ से √2 कॉमन आ रहा है और √2 से √2 कट जाएगा, तो √2 यहाँ कॉमन आ गया तो 1, और 2 में से √2 कॉमन लोगे तो 1 + √2 आ जाएगा। अब मुझे फिर आपको दिख रहा है दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड, अभी हमने पहला सवाल किया था, आपको याद हो, दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड का कोई ऐसा कोई मतलब ही नहीं, आपको स्क्वायर चाहिए होगा, क्योंकि a + b के मॉड का स्क्वायर हम तभी लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? दोनों साइड में स्क्वायरिंग। तो लेफ्ट साइड में तो आएगा a + b के मॉड का स्क्वायर, राइट साइड में आएगा a - b के मॉड का स्क्वायर, और राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में 1 + √2 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 1 + √2 3, 3 + 2 √2। क्लियर है? और a + b के मॉड का स्क्वायर क्या होता है? mod a² mod b², दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको। तो दो वेक्टर के मॉड का स्क्वायर यही तो होता है, a + b के मॉड का स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ, mod a² प्लस बोलो mod b² + 2 a.b। अरे a.b क्या होता है? mod a mod b cos थीटा, दोनों के बीच में एंगल थीटा मान लो, क्या फर्क पड़ता है? अब आप देख लो, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो mod b की जगह mod a लिख दूं, तो mod a लिख दिया तो कितना आ गया? mod a², 2 mod a², दिख रहा है आपको? 2 mod a² प्लस mod a mod b सेम है, तो यहाँ mod a लिखूंगा, mod a² बन जाएगा 2 mod a² cos थीटा। आगे बढ़ते हैं डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में a - b के मॉड का स्क्वायर करोगे तो माइनस आ रहेगा ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या बन जाएगा? 2 mod a² माइनस का 2 mod a² cos थीटा। क्लियर है? कितना आ गया? कितना आ गया सर? ये आ गया 3 +, ये तो एज इट इज ही है ना, इसमें कुछ किया ही नहीं हमने। अब आप बोलोगे सर 2 mod a² तो कॉमन ले लो न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से। क्या कॉमन ले लो? 2 mod a²। तो जैसे 2 mod a² कॉमन लोगे तो ये बचेगा 1 + cos थीटा, और 2 mod a² यहाँ से कॉमन लोगे तो बचेगा 1 - cos थीटा। तो 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, देख लो आप चाहो तो। और राइट साइड में आई थिंक 3 + 2 √2 है ना, देख लेते हैं। हाँ, 1 + √2 का स्क्वायर किया था ना, 3 + √2 √2 ऐसा ही है। अब कुछ लोग पता क्या बोलेंगे? कुछ लोग बोलेंगे सर वापस ये सेम टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो वही कर दो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, एक बार ऐड कर दो डिनोमिनेटर को, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो a + b, ये a है ये भी है, जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो cos से cos कटेगा, ऊपर 2 बचेगा 1 + 1, और a - b दोनों को माइनस करूंगा, 1 से 1 कट जाएगा, कितना आएगा? 2 cos थीटा आएगा। सेम कलाकारी यहाँ करो, इन दोनों को जोड़ो, 3 + 1 3 + 1 4 + 2 √2, इन दोनों को माइनस करो, 3 + 2 √2 - 1। क्या आप समझ रहे हैं? ये 2 से 2 गया, कितना आ गया ये? सर ये आ गया 1/cos थीटा। यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो रहा है, थोड़ा ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है। जैसे यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो कितना आएगा? 1 + √2, नहीं सही है ना? 2 कॉमन लोगे कितना आएगा? नहीं नहीं नहीं, 2 + √2 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ 2 से 1 + √2 ऐसे नहीं कटेगा। अच्छा एक काम करो, √2 कॉमन लो, ध्यान देना बेटा, √2 कॉमन ले लो न्यूमरेटर में से। ये क्या लिखा हुआ है? 4। 4 क्या होता है? 4 होता है √2 की पावर 4। तो √2 कॉमन ले लिया तो √2 की पावर 3 बच गया। √2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 मतलब 2 √2 बचेगा। भाई ध्यान देना, इस 4 में से √2 कॉमन लिया है मैंने, ध्यान देना, और यहाँ √2 कॉमन लूँगा तो ऐसे 2 बचेगा। सही है, अब सेम बन गया। हाँ कट गया ना, देखो कैंसिल हो गया ना, बिल्कुल सर ये कैंसिल हो गया। तो बताओ cos 1/cos थीटा की वैल्यू कितनी आई? सर 1/cos थीटा की वैल्यू √2 आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सर cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। आप समझ गए? ये वैल्यू मैं यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू निकाल, किसकी? इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो मैं यही यूज़ कर देता हूँ। क्या दिक्कत आ रही है? a + b के मॉड का स्क्वायर ये रहा, और mod a mod b बराबर है, तो कितना आया था ये? 2 mod a² + 2 mod a² cos थीटा। अरे यहाँ निकाला था ना पहले भी,
बाय बाय बोलो, बाय बोलो, मॉड ए स्क्वायर, खत्म सवाल। मॉड ए स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आप पुट ही कर दोगे। मॉड ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना बच रहा है? मॉड ए स्क्वायर कॉमन लो, कितना बचेगा ये? 2 + 2 cos थीटा, है ना, ये बचेगा ना भाई। मॉड ए स्क्वायर कॉमन लोगे ना ऐसे 2, हाँ सही तो है। और मॉड ए स्क्वायर से मॉड ए स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा 2 + cos थीटा, 2 कॉमन ले लो, 1 + cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम लोग? cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं? 1 + cos थीटा की वैल्यू 1/√2 निकाली थी। तो इसको सिंप्लीफाई करना, एलसीएम लेके, यही आपका आंसर है। एक बेसिक मैनिपुलेशन का सवाल है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि ये क्वेश्चन में मैनिपुलेशन में बहुत काम आती है। बहुत बार जेईई में सवाल देखें जिसमें कॉम्पोनेंट डिविडेंड रूल लगाया जा सकता है या लगा दिया जाता है, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान बन जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वेक्टर का तो है ही सवाल, पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी है। तो मैथ्स तो मैनिपुलेशन की डिमांड करती है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो वो सब चीज़ें प्रैक्टिस से आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रोजेक्शन का सवाल है, दिख रहा है आपको टॉपिक प्रोजेक्शन। देखिए प्रोजेक्शन का मतलब डॉट यूज करते हैं। अभी मैं आपको प्रोजेक्शन का मतलब भी समझा दूंगा, ठीक है ना। अभी आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। ए इज नॉन जीरो वेक्टर सच दैट इट्स प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर्स आर इक्वल देन अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास 3 वेक्टर दे रखे हैं, ये वेक्टर, तो आप इनको अज्यूम कर लो, चाहो तो बी, सी और डी जो भी दे रखा है। तो इसको बी मान लो, लेट सपोज बी वेक्टर मान लो। किसको मान लो? बी वेक्टर, इसको बी मान लो। 2i कैप माइनस जे कैप और कितना है +2k कैप। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ या ना? चलिए, और इसको मान लो आप सी वेक्टर। सी वेक्टर बोलो कितना हो गया? i कैप +2j कैप -2k कैप। और इसको मान लो डी वेक्टर। देखो आपको जो ये ए वेक्टर है ना, जो ए वेक्टर आपको निकालना है, इसका तीनों पे प्रोजेक्शन सेम है। प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब ये होता है, देखो प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है 2 वेक्टर का प्रोजेक्शन, मतलब एक वेक्टर का। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? उस ए वेक्टर के एक्सट्रीम पॉइंट से आप उस वेक्टर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो जिस पे आपको प्रोजेक्शन निकालना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए के एक्सट्रीम पॉइंट्स ये हैं, यहाँ से मैंने इस बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर सॉरी। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से आपको ये सेगमेंट दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बी पे डाला ना परपेंडिकुलर, तो ऑन बी बोलते हैं। तो ये प्रोजेक्शन का मतलब होता है। अब फॉर्मूला क्या है? तो ए का बी पे प्रोजेक्शन निकलता है, फॉर्मूला ए डॉट बी कैप। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रोजेक्शन। ए वेक्टर का बी पर, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके अलोंग लोगे यूनिट वेक्टर, तो ए डॉट बी कैप। बी का ए पर क्या होता है? बी डॉट ए कैप। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस और नो? तो अब देख लीजिए, ये ए बी दे रखा है आपको। हाँ, एक वेक्टर ए आपको अज्यूम कर लेते हैं। तो ए वेक्टर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ए वेक्टर हमें निकालना ही है। तो लेट सपोज ए वेक्टर मैंने मान लिया, बोलिए A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। आपको इस ए वेक्टर का तीनों पे प्रोजेक्शन सेम दे रखा है, मतलब ए का बी पे प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा ना, ए डॉट बी कैप, ए का सी पर ए डॉट सी कैप और ए का डी पर ए डॉट डी कैप बराबर दे रखा है। निकालो ए का बी पर, तो ए वेक्टर तो ये रहा, बी कैप आप निकाल ही लोगे, यही निकाल दोगे बी वेक्टर। चलो देख लेते हैं। ए वेक्टर है आपका A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। ध्यान देना बेटा सब लोग, डॉट बी कैप। बी कैप मतलब बी वेक्टर अपॉन मॉड बी। बी वेक्टर कितना है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट में 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कितना आ गया? 3। समझ गए? ए डॉट सी कैप, ए डॉट सी कैप, ए डॉट सी कैप। ए वेक्टर वही A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, डॉट सी कैप। सी वेक्टर ये रहा, i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 c कैप अपॉन 3। समझ में आया? और ए डॉट डी कैप तो निकाल ही लोगे, यही निकाल देता हूँ। ए डॉट डी कैप तो ऐसे निकाल दो आप बहुत आसानी से, A1 i कैप प्लस A2 j कैप, A3 k कैप डॉट डी कैप। तो डी कैप कितना आएगा? k कैप ही आएगा। डी वेक्टर अपॉन मॉड डी तो 1 हो जाएगा ना। चलिए, अब आप आई डॉट I1 जे डॉट J1 ये आपको पता ही है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी? जल्दी बोलो, यहाँ से कितनी आएगी? बोलो
2a1/3 माइनस का a2/3 और 2a3/3। क्लियर है? चलिए यहाँ से देखते हैं i डॉट i1 a1 प्लस 2a2 माइनस 2a3/3 और ये तो कितना आ जाएगा i डॉट i k डॉट k1, तो ये तो a3 आ जाएगा। हाँ ये अब देखो ये 3 रेशो बराबर है तो इस रेशो को इसके बराबर करो। जैसे इस रेशो को इसके बराबर करोगे 2a1 माइनस a2 प्लस 2a3 की वैल्यू कितनी आएगी, यही देख लेते हैं एक बार हम लोग। 2a1 माइनस a2 प्लस 2a3, 2a1 बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से। इसकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना 3a3 आ जाएगा ना, इसकी वैल्यू 3a3, तो 3a3 आ जाएगा। हाँ है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। 2a1 माइनस a2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी a3, इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। इसको काम में लेंगे अभी आप लोग, कैसे देखो देखना। सेम ये रेशो भी इसके बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो a1 2a2 और 2a3। a1 शायद ही आएगा, आई थिंक सो। a1 2a2 एक बार देखना कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, नहीं तो सही लिखा है हमने। a1 2a2 2a3, a1 2a2 2a3 3a3 सही है। चलिए बताइए यहाँ से 5a3 हो जाएगा इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या कीजिए, a1 और a2 की वैल्यू निकालिए। a1 और a2 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ a3, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है, हम उससे आगे क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, हम उसका मैग्नीट्यूड 1 ले लेंगे, वो बात की बात है। अभी आप a1 और a2 की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ a3, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर मैं इस इक्वेशन को, चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2a1 2 2 4a2 कर लोगे ना, ये 2 5 10a3। चलिए क्या करें, दोनों इक्वेशन को, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 - 1 5a2, 10 - 1 बोलो 9, तो 9/5 हो जाएगा। a2 की वैल्यू 9/5 a3। चलिए अब a2 की वैल्यू आप रखोगे 9/5, ये 9 है बेटा, 9 है ये, हाँ यहाँ 9/5 रखोगे, इसको यहाँ लेके जाओगे आप तो कितना हो जाएगा ये 5 + 9 14, 14 डिवाइड बाई 2 7, सही है ना। 7/5 a3, ये आ गया a1 a2, a1 और a3 a2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a3। तो आपका जो a वेक्टर आपने अज्यूम किया था वो कितना था, वो था a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। अब आप देखो a1 की वैल्यू कितनी है हमारी 7/5 a3 i कैप प्लस बोलो 9/5 a2 की वैल्यू a3 j कैप, और a3 तो a3 है एज इट इज हमारा। चलिए k कैप, a3 कॉमन निकाल लो, तो a वेक्टर कितना आ गया आपका, a वेक्टर कितना आ गया, a3 कॉमन निकालो जल्दी बोलो। 7/5 i कैप, 9/5 j कैप, और ये आ गया k कैप। चलिए अब आपको निकालना है इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, अगर आपकी यूनिट वेक्टर की बात हो रही है तो आप इसका मैग्नीट्यूड 1 लोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी 1 होगा। और स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि रूट हटा देते हैं हम लोग, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा a3 स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस इंटू 7 स्क्वायर बोलो 49/25, सॉरी प्लस दिस स्क्वायर 81/25 और प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका a3 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। देखो कितना आएगा, 25 एलसीएम आएगा, 49 + 18 कितना होगा बताओ, 130 होगा, 130 + 25 155। तो ये a3 स्क्वायर का वैल्यू आएगा 25/155, देख लेना आप। क्लियर है। और अगर आप रूट लोगे तो a3 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के साथ, a3 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के साथ 5/155। अब आपका a3 आ गया, आपको निकालना है वेक्टर a, वेक्टर a तो निकालना है, अच्छा सॉरी यूनिट वेक्टर अलोंग a, यूनिट वेक्टर आ गया ना, तो a3 आ गया तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। a3 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर निकालना था ना, मैग्नीट्यूड हमने 1 ले लिया ना, तो ये जो आपका a3 आया
यूनिट वेक्टर मान के, तो ये A3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका A वेक्टर आ जाएगा। कितना आएगा? A3 की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस बोलो 5/√155 और बोलो 7/5 आई कैप प्लस 9/5 बोलो, 9/5 बोलो, 9/5 बोलो जे कैप और प्लस के कैप। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप, तो अब आप ऑप्शन मैच कर लेना कौन सा आ रहा है। 1/√155 आ जाएगा। 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 7 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो 7, 9 और 5 आ रहा है, 795। कौन सा ऑप्शन है? 795, 795। तो आई थिंक ये प्लस माइनस मेरा प्लस वाला आंसर मैच कर रहा है। क्लियर है? बहुत ईजी है, कर लोगे। प्रोजेक्शन पर बेस्ड सवाल था। अगला सवाल देखिए। चलिए, ये फिर क्या मतलब, ये जो सवाल है कोप्लेनर वेक्टर्स का, कोप्लेनर वेक्टर जैसे हमने लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखा था, उसी तरीके से कोप्लेनर वेक्टर भी है। आप देख लीजिए, ए वेक्टर बी वेक्टर आपको दे रखा है, लेट सी बी अ यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में फिर बोल रखा है कि सी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब सी का मैग्नीट्यूड 1 है और वो इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो भाई सी वेक्टर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी वेक्टर जो है वो ए और बी के प्लेन में, मतलब सी वेक्टर, ए वेक्टर और जो ये बी वेक्टर है, ये तीनों कैसे हो जाएंगे बोलो? तीनों कैसे हो जाएंगे बोलो? कोप्लेनर। और अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो किसी भी एक को बाकी 2 के सम में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो वी कैन से दैट सी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात खत्म हो गई। आगे क्या दे रखा है कि जो आपका सी वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर तो है और इसका वो ए के साथ परपेंडिकुलर है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरा बोल रहा है सी वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर है, और 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट क्या होता है? दोनों का डॉट क्या होता है? 0 होता है। तो अगर सी ए के परपेंडिकुलर है तो मैं बोलूँगा सी डॉट ए विल बी 0। इसको मैं यूज़ करूँगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? देन सच अ वेक्टर सी, तो सी वेक्टर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आसान सवाल है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग वैसे ही मूव कर रहे हैं। हमें सी डॉट ए से मतलब है, तो आपको दिख रहा नहीं है इस इक्वेशन 1 में मैं दोनों साइड डॉट यूज कर लूँ, दोनों साइड डॉट यूज कर लूँ। कैसे? सी डॉट ए, देखो लैम्डा टाइम्स दोनों साइड डॉट कर लिया, ए डॉट ए। बोलो क्यों कर रहे हो? क्योंकि ए सी डॉट ए से मतलब है मुझे। सी डॉट ए की वैल्यू बोलो कितनी है? 0 है। लैम्डा ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर प्लस म्यू ए डॉट बी। तो भैया निकाल लो, ए और बी तो दे रखा है ना आपको, ये रहा ए और बी। बताओ मॉड ए की वैल्यू कितनी है? √1 + 4 + 1 √6। और दोनों का डॉट भी निकालो लगे हाथ। ए डॉट बी कितना आएगा? आई डॉट आई 1 बोलो 2, जे डॉट जे 1 +2 और -1 कितना आ गया? 3। क्लियर है? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √6 यार, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6। तो कितना आएगा? 6 लैम्डा। ए डॉट भी कितना आ रहा है? 3 + 3 म्यू। तो यहां से आपके म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 लैम्डा आ जाएगी। देख लो आप, आसान सा आ गया ना। हाँ, -2 लैम्डा आ जाएगा। ये म्यू की वैल्यू एक काम करो आप यहाँ यूज करो इक्वेशन 1 में। देखो ध्यान देना, आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इक्वेशन 1 क्या लिखी हुई है? सी बराबर बोलो लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू क्या रख दो? -2 लैम्डा। सही है? और ये बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, बी वेक्टर को -2 लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, और सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 कर देंगे तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आ गया तो आपका पूरा सी वेक्टर आ जाएगा। तो अब बताओ सी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा टाइम्स ए। बोलो ए कितना है? आई कैप प्लस 2 कैप प्लस के कैप -2 लैम्डा। बी वेक्टर बोलो कितना है? 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जल्दी बताइए कितना आएगा सी वेक्टर? आई कैप कॉमन ले लो ना, आई कैप यहाँ से कितना आएगा बोलो? ये कितना आ रहा है? 2 2 जा 4, माइनस का 4 लैम्डा और माइनस का लैम्डा, माइनस का 3 लैम्डा आई कैप, ये 2 लैम्डा और ये कितना आ रहा है? माइनस का 2 लैम्डा कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, जे कैप वाला तो कट जाएगा, लैम्डा के कैप
माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा के कैप। 3 लैम्डा आप कॉमन ले लो, समझ में आ रहा है, या माइनस का 3 जो भी आपको कंफर्टेबल हो, 3 लैम्डा कॉमन ले लो। 3 लैम्डा आप जैसे कॉमन लो कितना आएगा, माइनस का आई कैप प्लस के कैप। ये आ गया आपका सी वेक्टर। और आपका अगर सी वेक्टर ये आ गया, यहाँ से देख लो, सी का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, तो सी का मैग्नीट्यूड 1 मतलब आप चाहो तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि रूट हटा देते हैं हम लोग, मॉड सी स्क्वायर भी 1 है। तो जैसे आप इसका मॉड का स्क्वायर निकालोगे ना, कितना आएगा मॉड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बोलो 9 लैम्डा स्क्वायर, सही है, और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी, देखो 1/18 आएगा, 1/18, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस √18, √18 बोलो 3√2। अब 3√2 अगर आप यहाँ पे रखोगे लैम्डा की वैल्यू, अगर आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखोगे, प्लस माइनस कितनी आ रही है 1/3√2, तो रख लो, तो बताओ सी वेक्टर कितना आएगा, रखो 3 से 3 कट जाएगा ना, प्लस माइनस 1/√2 माइनस का आई कैप प्लस के कैप, माइनस का आई कैप प्लस, ये आंसर है, कौन सा मैच कर रहा है, प्लस 1/√2 माइनस का आई कैप प्लस ये कर रहा है, इजी, प्लस वाला आ गया ना, 2 आएंगे माइनस प्लस दोनों में। क्या आपको सवाल समझ में आया, ये कोप्लेनर वेक्टर पर बेस्ड है। चलिए यहाँ पे हमने डॉट भी यूज़ किया है, क्लियर है। चलिए अब कुछ मिक्स सवाल आप देख लीजिए डॉट और क्रॉस के। डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था, डॉट और क्रॉस हाई वेटेज का चैप्टर है। डॉट क्रॉस आपको कई बार क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा, वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में भी, या फिर डायरेक्टली एंगल वेंगल निकालना हो, प्रोजेक्शन निकालना हो, तब भी डॉट की बात होगी। तो जैसे आपको दिख रहा है, हाँ, ए वेक्टर आपको दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, और एक वेक्टर सी दे रखा है। सी वेक्टर क्या है, सी बी अ वेक्टर सच दैट ए माइनस सी क्रॉस बी बराबर -18 -3 + 12 है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ए माइनस सी क्रॉस बी बताओ कितना है, -18 आई कैप, ये दे रखा है ना आपको, चलिए ये आपको दे रखा है, ये मैंने लिख लिया। ए डॉट सी बराबर 3 दे रखा है, बी क्रॉस सी डी के बराबर है, आपको ए डॉट डी का मॉड निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आपको बी क्रॉस सी दिख रहा है, तो आपको दिख रहा नहीं है, ये बी को अंदर क्रॉस प्रोडक्ट ले लूँ, क्रॉस में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, पी बी जो है पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में, तो बाद में रहेगा, तो बाद में रहेगा, तो बोलो कितना आएगा, ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी, क्लियर है, इज इक्वल टू ये एज इट इज जो लिखा हुआ है -18 आई कैप। चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से देख लेंगे, वो बात की बात है। अब देखो बी क्रॉस सी डी वेक्टर है, अगर बी क्रॉस सी डी है और यहाँ पे सी क्रॉस बी आ रहा है, तो बेटा अगर बी क्रॉस सी डी है ना, तो सी क्रॉस बी कितना हो जाएगा, -b, क्योंकि हमें पता है ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। तो अगर बी क्रॉस सी डी वेक्टर है ना, तो सी क्रॉस बी हो जाएगा माइनस का डी वेक्टर, क्लियर है। तो सी क्रॉस बी की जगह माइनस का डी रख दूं, तो कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस डी हो जाएगा, प्लस डी वेक्टर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बाकी ये एज इट इज है, -18 आई कैप -3 जे कैप +12 के कैप, क्लियर है। यहाँ तक की बात खत्म हो गई, ठीक है। अब क्या करें, क्या आपको बी वेक्टर दे रखा है, अब एक तरीका तो है, ए क्रॉस बी दे रखा है, डी की वैल्यू आ जाएगी, ए डॉट डी निकल जाएगा। पर इससे भी आसान तरीका अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि आपको जो मतलब है वो ए डॉट डी के मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो क्यों ना मैं पहले ए डॉट डी फाइंड कर लूँ, मॉड लगा दूंगा अगर नेगेटिव आ रहा है तो। डॉट प्रोडक्ट तो आप जानते हो स्केलर क्वांटिटी है, देख लेंगे अभी, है ना। तो ए डॉट डी से मतलब है, तो आपको लग रहा नहीं है सर इस वेक्टर इक्वेशन में दोनों साइड ए से डॉट ले लूँ, टेकिंग डॉट विथ ए ऑन बोथ साइड। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ए डॉट ए क्रॉस बी। इसको देख के किसी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, मैं बताऊंगा जब। ए डॉट डी और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। अब ए वेक्टर यहाँ पे यूज कर लो, ए वेक्टर कितना है आपका, क्योंकि डॉट लेंगे ना इसके साथ, 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस के कैप। यहाँ तो ए वेक्टर की जरूरत थी नहीं, हमें इसलिए वैल्यू पुट नहीं की, पर यहाँ तो डॉट लेना पड़ेगा ना, आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन का डॉट। देखिए लिखिए, चलिए अब इसकी वैल्यू देखो, दिख रहा है आपको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी 2 वेक्टर अगर सेम होते हैं ना, तो उसकी वैल्यू होती है 0, ध्यान रखना।
इसकी वैल्यू कोई भी दो सेम हो गए ना तो वैल्यू 0 बन जाएगी, तो ये तो 0 हो गया, तो A डॉट डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी I डॉट I1। बेटा ये ध्यान रखना, A डॉट और क्रॉस दोनों इन्वॉल्व है, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इनमें कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो, ये दो सेम हो, समझ रहे हैं, ये दो सेम हो, कोई भी दो सेम हो, ये दो सेम हो, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो I डॉट I1 तो 2 इंटू -18 माइनस का 36, समझ रहे हैं आप लोग। J डॉट J1 प्लस का 9, K डॉट K1 प्लस का 12, कितना आ रहा है ये 12 प्लस 9 21 माइनस 36। अरे ये तो नेगेटिव आ रहा है, पर हमें तो मॉड निकालना है। A डॉट डी का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 15, तो A डॉट डी का मॉड कितना आ जाएगा प्लस का 15। सिंपल डॉट प्रोडक्ट का सवाल है, क्रॉस भी इन्वॉल्व है इसमें, आपको समझ में आ गया। बस ये चीज़ ध्यान रखना, डॉट और क्रॉस दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इनमें कोई भी दो वेक्टर सेम हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से डी वेक्टर निकालते और वो यहाँ पुट कर देते, पर उससे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा बन जाती। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग दोनों साइड ए के साथ डॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज़ आप लोग सब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए, पहले समझिए क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्या लाइन ऑफ थिंकिंग है, कैसे हम लोग उसको अप्रोच करेंगे। तो लेट ए एक वेक्टर आपको दे रखा है, बी एक वेक्टर आपको दे रखा है, और डी एक वेक्टर और सी भी वेक्टर दे रखा है, सॉरी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपको गिवन है, और डी एक ऐसा वेक्टर है सच दैट जो बी क्रॉस डी और सी क्रॉस डी इक्वल है, और ए और डी का डॉट आपको 4 दे रखा है, तो आपको ए क्रॉस डी के मॉड का स्क्वायर निकालना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जो है प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होनी चाहिए और इनके मतलब पता होना चाहिए कि डॉट का मतलब क्या होता है, क्रॉस में क्या क्या करते हैं हम लोग, इनकी एप्लीकेशंस क्या है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आता है जेई में, क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं, ए और बी सी आपको दे रखे हैं, प्लीज सब लोग ध्यान दीजिए। तो आपको जो इक्वेशन गिवन है, जो वेक्टर की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, वो कुछ इस तरीके से है, बी क्रॉस डी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। चलिए आप इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कीजिए, तो बी क्रॉस डी आप देख सकते हैं, बी क्रॉस डी ये हो जाएगा माइनस का सी क्रॉस डी, क्लियर है, और नल वेक्टर बचेगा। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डी जो है पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में है, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, तो आप डी को बाहर ले लो, बी माइनस सी क्रॉस डी। आप देखना एक बार बेटा, बी माइनस सी क्रॉस डी 0। भाई बी माइनस सी एक वेक्टर है, डी एक वेक्टर है, दोनों का क्रॉस 0 आ रहा है। दो वेक्टर का क्रॉस 0 कब कब हो सकता है, आप मेरी बात समझ सकते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस होता है ए क्रॉस बी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, और अगर ये 0 है तो हो सकता है ए और बी में से कोई एक 0 वेक्टर हो, नल वेक्टर हो, और ए क्रॉस बी 0, और कब हो सकता है जब साइन थीटा की वैल्यू 0। साइन थीटा 0 होने का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर के एंगल, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो, या तो 0 या पाई। इसका मतलब दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 या पाई है तो हो सकता दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों वेक्टर का क्रॉस 0 है, तो हो सकता है ये नल वेक्टर हो, तो नल वेक्टर तो ये है ही नहीं, बी माइनस सी आप करोगे नल वेक्टर नहीं है। डी भी नल वेक्टर हो नहीं सकता क्योंकि डी ए डॉट डी, हाँ आप देख सकते हैं ए डॉट डी 4 दे रखा है, तो डी भी नल वेक्टर नहीं है। इसका मतलब अगर इन दोनों का क्रॉस 0 है तो ए की पॉसिबिलिटी है जब ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, और अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो किसी भी एक को बाकी वेक्टर दूसरे वेक्टर की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ए और बी अगर पैरेलल वेक्टर है तो ए बराबर लैम्डा बी होता है। तो यहाँ पे ये दो वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर है, सो वी कैन से दैट डी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी माइनस सी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि इससे ही पता लग रहा है कि आपका बी माइनस सी जो वेक्टर है और ये जो डी वेक्टर है सॉरी, ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है। तो ए और बी अगर पैरेलल वेक्टर है तो ए बराबर लैम्डा बी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बहुत इजीली आप देख सकते हैं अब क्या हो रहा है। चलिए अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, बी और सी को माइनस कर देते हैं। वेक्टर बी और सी आपको दे रखा है, अब तो कुछ बचा नहीं है सवाल में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है। बी माइनस सी करना, 3 माइनस 2 आई कैप माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 जे कैप प्लस 1 हो जाएगा वो, और 3 माइनस 2 प्लस के कैप, क्लियर है। ये आ गया आपका डी वेक्टर। अब देखो
इसको यूज़ कर ले क्या, इसको यूज़ करके लैम्डा आ जाएगा। ए डॉट डी, अरे ए के साथ डॉट ले लो दोनों साइड में, तो ए डॉट डी, लैम्डा बाहर आ गया, और ए का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ, और ए वेक्टर आपको गिवन है, डॉट लेना आपको आता है, तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए ए वेक्टर ये रहा, देख लीजिए यहीं पर ही। चलिए इसी को देखते हैं, इधर देखो, ए डॉट डी की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, ए और डी का डॉट 4 है, लैम्डा टाइम्स निकालिए ए और इस वेक्टर का डॉट, ये रहा ए वेक्टर, आई डॉट आई 1 कितना आएगा बेटा, ये आएगा 1, जे डॉट जे 1 माइनस का 4, और के डॉट के 1 1, क्लियर है? कितना आगे बताओ, ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 4 -2 आएगा, तो लैम्डा आपका आ गया -2, क्लियर है? और लैम्डा अगर -2 आ गया तो डी वेक्टर आ गया, लैम्डा अगर -2 आ गया तो डी वेक्टर आ गया। तो यहाँ से देखो डी वेक्टर कितना आ गया आपका, तो डी वेक्टर आ गया लैम्डा टाइम्स, लैम्डा इज -2 टाइम्स आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, क्लियर है? बस डी ही तो निकालना था, क्योंकि ए तो पहले ही दे रखा है, तो ए क्रॉस डी तो आप निकाल ही लोगे। आप दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस, वही डिटरमिनेंट यूज़ करना, ठीक है? ए वेक्टर आ जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे, उसका स्क्वायर कर लोगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, क्या बेटा, आप ध्यान रखना, आपको ए क्रॉस डी फाइंड करना है और ए डॉट डी दे रखा है। एक और तरीका बताता हूँ, ए क्रॉस डी और ए डॉट डी, दो वेक्टर के क्रॉस और दो वेक्टर के डॉट में एक रिलेशन होता है, एक आइडेंटिटी होती है जो आपने सुना होगा, लैग्रांजेस आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन को आप उससे भी अप्रोच कर दो। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि भैया इसी वेक्टर दो वेक्टर का क्रॉस पूछ रहा है और इनका डॉट दे रखा है, तो डॉट और क्रॉस में रिलेशन होता है, मैं आपको बताता हूँ, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है? तो ध्यान रखें आप लोग, एक होता है लैग्रांजेस आइडेंटिटी, लैग्रांजेस आइडेंटिटी, ध्यान देना। मैं ए और डी की बात करता हूँ, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे? अगर ए और डी की बात हो रही थी ना हमारी, तो ए और डी ले लेते हैं, तो ए क्रॉस डी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट ए, क्लियर है? ए डॉट ए डॉट डी 2/2 का डिटरमिनेंट है ये, और यहाँ पे भी ए डॉट डी, ठीक है? और यहाँ पे आएगा डी डॉट डी, ये क्लियर है? ये लैग्रांजेस आइडेंटिटी, रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ए डॉट है तो मॉड ए स्क्वायर होता ही है, तो ए क्रॉस डी का स्क्वायर, ए डॉट ए कितना होता है, मॉड ए स्क्वायर, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड डी स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड डी स्क्वायर माइनस ए डॉट डी, ए डॉट डी का होल स्क्वायर। यहाँ से आप इजीली ए क्रॉस डी के मॉड का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो हम लोग इस तरीके से अप्रोच करते हैं सवाल को, वरना आप डायरेक्टली भी यहाँ से डी अगर आ गया तो ए क्रॉस डी निकाल के भी कर सकते थे डिटरमिनेंट बना के, पर ये एक हमने बता भी दिया, एक फॉर्मूला ही बता दिया, लैग्रांजेस आइडेंटिटी, अगर कभी क्वेश्चन में यूज़ हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बताइए ए डॉट डी की वैल्यू 4। अच्छा, मॉड ए स्क्वायर यहीं देख लेते हैं, क्योंकि मॉड ए स्क्वायर और मॉड डी स्क्वायर, यहाँ से देखना, मॉड डी स्क्वायर कितना होगा, मॉड डी स्क्वायर कर रहे हैं 4, रूट हट जाएगा ना बेटा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ रहा है 24 आ रहा है, आई थिंक सो, ठीक है? ओके, और मॉड ए स्क्वायर कितना है, मॉड ए स्क्वायर जो वेक्टर ए दे रखा है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, रूट हटा दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 हो गया, और प्लस अगेन के का कंपोनेंट भी 1 है, 1 स्क्वायर कितना आ गया बेटा ये, तो मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपकी 6। पुट कर दो बेटा, मॉड ए स्क्वायर हो गया आपका 24, मॉड डी स्क्वायर हो गया 24, मॉड ए स्क्वायर हो गया 6, तो मॉड ए स्क्वायर हो गया 6, मॉड डी स्क्वायर 24, ए डॉट डी 4 गिवन है, 4 का स्क्वायर 16 कितना आ रहा है ये, 6 इंटू 24, 6 2 जा 120, 6 4 जा 24, 144, 144 माइनस 16, 128 विल बी आंसर। क्लियर है? डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, सही है? डॉट क्रॉस में क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फॉर्मूला याद रखें, इनकी एप्लीकेशन ध्यान रखें, बस क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, ये डॉट और क्रॉस का मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है? आप इसको ध्यान से देखें, क्वेश्चन रीड करें एक बार, ताकि क्वेश्चन की एक लाइन ऑफ थिंकिंग भी आप लोग अपने मन में भी बना सके कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा ही सब।
देखिए बेटा, ए कैप यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स बी एंड सी, दो वेक्टर बी और सी के परपेंडिकुलर है। एक रफली मैंने आपको बता दिया कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या मतलब है। देखिए, दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन, मतलब दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होते हैं। कोई भी दो वेक्टर मान लो आप स्पेस में, वो हमेशा एक प्लेन पे लाई करेंगे, मतलब उन दो वेक्टर को कंटेन करने वाला एक प्लेन तो होगा। दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लानर। तो ये बी वेक्टर सी वेक्टर है, तो ये एक प्लेन हो गया जो बी वेक्टर और सी वेक्टर को कंटेन कर रहा है। क्लियर है? और आपका जो ए वेक्टर है, ए कैप बोल रखा है, तो इस तरीके से मैंने बता दिया कि जो वेक्टर, ये जो ए वेक्टर है, यहाँ कैप की बात हो रही है वो अलग बात है, पर ये तो एक इमेज है ताकि आपको ये पता लग जाए कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब क्या है। तो ये जो ए कैप है ये बी और सी के प्लेन या बी और सी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये बी के भी परपेंडिकुलर है और ये सी के भी परपेंडिकुलर है। और अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा है, जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, आपने ये ए क्रॉस बी तो पढ़ा ही है। देखो यही बता देता हूँ, ए क्रॉस बी कितना होता है, जल्दी बोलो। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो बेटा ये एन कैप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है। ए क्रॉस बी का मतलब ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन एन कैप। और ये एन कैप की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब यहीं पे आप मॉड ले लो, ए क्रॉस बी का मॉड, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप का मॉड हो जाएगा 1। दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास एन कैप की वैल्यू आ जाएगी ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड। बेटा एक बात ध्यान रखना कि दो एक प्लेन के परपेंडिकुलर दो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। देखो एक तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये, और दूसरा ये भी तो होगा इसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे प्लस माइनस, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? एक प्लेन के परपेंडिकुलर दो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, एक ये और एक नीचे। क्लियर है? तो ये आपका फॉर्मूला है ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का। तो यहाँ पे जो ये ए कैप है वो बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ए कैप आप निकाल लोगे प्लस माइनस बी क्रॉस सी अपॉन बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। अब बी क्रॉस सी तो आपको निकालना आता ही है, कैसे निकाल लोगे? डिटरमिनेंट यूज कर लो बेटा जल्दी से। डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। क्लियर है? बताइए पहले बी के कंपोनेंट कितने, 1 माइनस 2 3। सी के बताओ बेटा 2 3 माइनस 1। एक्सपैंड कर लो इसको 2 3 माइनस 1 सही लिखा है ना, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आई कैप को बाहर रखते हैं, ये आ जाएगा +2 और ये माइनस का 9, +2 माइनस 9 माइनस का 7 आई कैप। क्लियर है? माइनस जे बाहर रहेगा, ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 7 पर +7 बन जाएगा 7 जे कैप। और के कैप बाहर लोगे तो 3 + 4 7 के कैप प्लस का 7 के कैप, ये आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है तो 7 कॉमन निकाल लो आप 7 कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा माइनस का आई कैप, 7 कॉमन निकाला है ना आपने, माइनस का आई कैप, हाँ सही है, प्लस जे कैप प्लस के कैप। बेटा ये आपका आ गया बी क्रॉस सी वेक्टर। मुझे बी क्रॉस सी का मॉड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो निकाल लो इसका। अगले पेज पे देखते हैं बी क्रॉस सी का, सॉरी बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। चलिए 7 कॉमन निकाला था ना आपने, 7 का मैग्नीट्यूड तो 7 हो गया। अंडर रूट ऑफ, देख लो इसके कंपोनेंट, -1 1 1 -1 का स्क्वायर 1 1 1 3 आएगा, √3 आ गया समझ में। तो ए कैप आ गया हमारा, प्लस माइनस पुट कर देना बेटा पुट कर देना, बी क्रॉस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, और मॉड में निकाल, इसका मैग्नीट्यूड मैं निकाल चुका हूँ 7 √3, 7 से 7 कैंसिल होकर √3 बचेगा आपके डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा हाँ माइनस का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बेटा दो वैल्यू आ रही है यूनिट वेक्टर की, समझ में आ रहा है आप लोगों को? और ये 7 √3, 7 से 7 कैंसिल होकर √3 बचेगा। दो यूनिट वेक्टर आ रहे हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए कैप जो वेक्टर है, आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो आपका ए कैप आया ना, हाँ जैसे पहले तो ए कैप की दो वैल्यू आ गई थी, अब यहाँ से एक वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। कैसे? ए कैप मेक्स एन एंगल ऑफ cos इनवर्स -1/3 विद द वेक्टर। अच्छा, कि आपका जो ए कैप आपने निकाला है ना, वो इस वेक्टर के साथ इतना एंगल बना रहा है। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर को लेट सपोज अज्यूम कर लूं पी वेक्टर, ठीक है,
अब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए आपको पता ही है लिख देता हूं, वैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा आ जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ए सीधे लिख दूं क्या, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए कैप बन जाएगा, डॉट बी कैप तो आप ये यूज करो ना सीधा ही। कि आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो ए कैप डॉट बी कैप दोनों का डॉट ले लो यूनिट वेक्टर का, क्योंकि ए कैप की तो दो वैल्यू आ रही है, एक ए कैप की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस वाली आ रही है, प्लस साइन लोगे कितना आएगा, प्लस साइन लोगे कितना आएगा, माइनस का आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3 आएगा। एक ए कैप तो ये आ रहा है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, और दूसरा कितना आ रहा है, ए कैप इज इक्वल टू माइनस साइन लो, माइनस माइनस प्लस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब इनमें से देखते हैं ए कैप और पी कैप के बीच में एंगल कौन सा, कॉस इनवर्स -1/3 आपको देता है। तो पी वेक्टर तो ये है ही, पी वेक्टर ये है ही, मुझे तो एंगल निकालने के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना बेटा, पी कैप कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो √3 हो रहा है, दिख रहा है मुझे। चलिए, तो ये आ गया आपका पी कैप, सही है, तो ये आ गया आपका पी कैप। तो पी कैप कितना गिवन है आपको, या मैंने अज्यूम किया है पी कैप आपका कितना है, आई कैप, ध्यान रखना बेटा, जे कैप प्लस के कैप, कुछ भी नहीं है, हम लोग फॉर्मूले ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कि ये दो वेक्टर ए कैप की वैल्यू अगर हम ये लेते हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल आपका कॉस इनवर्स -1/3 आता है कि इन दोनों के बीच में आता है। चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए ए डॉट पी कैप की वैल्यू, ध्यान रखना बेटा, ए डॉट पी कैप, इन दोनों का डॉट ले रहा हूँ, 1/√3 1/√3 3, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, कितना आ रहा है बेटा, ये 1 से 1 कैंसिल होके ए कैप डॉट पी कैप की वैल्यू आ रही है 1/3, बट आपके दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है, कॉस इनवर्स -1/3, यहाँ से तो कॉस इनवर्स 1/3 आएगा प्लस का, पर आ तो माइनस का रहा है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपका ए कैप होगा, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। देख लो आप यहाँ से ए कैप डॉट पी कैप निकालना, एक बार कितना आ रहा है, 1/3 आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, कैंसिल हो रहा है क्या, के डॉट के 1 माइनस है ना बेटा, ये लो एक तो गया, हाँ ये सही है सर, ए कैप डॉट पी कैप इज -1/3, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल -1 कॉस थीटा की वैल्यू, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू -1/3 है, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स -1/3 है, और आपको क्वेश्चन में कॉस इनवर्स -1/3 ही दे रखा है, तो बेटा ये जो ए कैप है ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपका ए कैप ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपको ए कैप यूज करना है, क्लियर है। चलिए, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, हमारे दो यूनिट वेक्टर आए थे, किसी एक को रिजेक्ट करने की थी, ठीक है। इफ ए कैप्स मेक, आगे देखो, इफ ए कैप्स मेक एन एंगल ऑफ π/3 विद द वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अब देखो ये एक और वेक्टर दे रखा है, ए कैप इस वेक्टर के साथ π/3 एंगल बना रहा है, तो यहाँ से अल्फा निकालना है, तो वही दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्यू वेक्टर मान लेते हैं। चलो लेट आई कैप अल्फा जे कैप प्लस के कैप, देखो मुझे भी वापस इन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो क्यों ना मैं यूनिट वेक्टर ले लूँ क्यू का भी, तो क्यू कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट, बताना 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 लिख दूँगा सीधे, हाँ सर लिख दीजिए। चलिए ये आ गया क्यू कैप, और ए कैप और क्यू कैप के बीच में एंगल है 60 डिग्री। चलिए, तो ए कैप तो आपका ये रहा, जो एक तो रिजेक्ट हो गया था, दूसरा ये रहा। चलिए, और क्यू कैप आपने किसको माना है, 1 अल्फा जे कैप, 1 आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस 2। चलिए निकालिए इन दोनों के बीच में एंगल। तो इन दोनों के बीच में एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए कैप डॉट क्यू कैप से निकालेंगे, ए कैप डॉट क्यू कैप से निकालेंगे। बताना बेटा इन दोनों का डॉट कितना आएगा, और दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है, π/3 दे रखा है बेटा, π/3, तो मैं कॉस π/3, थीटा की वैल्यू आपको π/3 गिवन है बेटा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। चलिए ए कैप डॉट, अब ये 1/√3 और अल्फा स्क्वायर प्लस 2 तो बाहर ले लो आप,
1/√3 और रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 तो आप बाहर ले लो, I.I1 J.J1 हम लोग करते हैं कितना आ रहा है ये 1 माइनस अल्फा और ये -1, -1 से 1 कैंसिल, तो बेटा ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का अल्फा। देख लो आप I.I1 K.K1 ये -1 ये +1 कैंसिल, तो माइनस अल्फा आ जाएगा। चलिए दोनों का डॉट सही है। चलिए अब क्या करें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये पूरा जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो √3, ठीक है एक मिनट, √3 रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा। चलिए स्क्वायरिंग करते बोथ साइड, √3/2 का स्क्वायर कितना होगा 3/4 और अल्फा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ माइनस अल्फा का स्क्वायर आएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ से सीधे आसानी से आ जाएगा, तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर। तो बेटा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 6, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 6 नहीं, √6 नहीं, प्लस माइनस √6, मतलब अल्फा की दो वैल्यू आ रही है √6 और -√6। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, √6 और -√6, अल्फा ही पूछ रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, √6 और -√6, अच्छा दो वैल्यू आ रही है √6 और -√6 दो वैल्यू आ रही है, दोनों ऑप्शन में है, सिंगल चॉइस है तो अच्छा ये आया था ना अल्फा हमारा √6 और -√6, अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सही है सही है, एक रिजेक्ट हो जाएगा बेटा। हाँ देखो देखो आप मेरी बात समझ, रूट है ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो बेटा ये राइट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव, ये भी तो पॉजिटिव होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तभी तो LHS बराबर RHS बोलोगे, शुड बी पॉजिटिव, तो अगर ये इसको पॉजिटिव होना है तो अल्फा को नेगेटिव होना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा की वैल्यू √6 नहीं -√6 लेंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी थी, एक तो ए कैप की दो वैल्यू जो आई थी उसमें से एक रिजेक्ट हो गई थी, और अल्फा की दो वैल्यू आई थी उससे भी रिजेक्ट हो चुकी थी। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, डॉट क्रॉस के मतलब पता है, एप्लीकेशन पता है क्या होता है, तो इस पे सवाल बन ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना बेटा, लेट द आर्क AC ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल। देखो इस क्वेश्चन में सर्कल इन्वॉल्व है, तो किस तरीके से क्वेश्चन इंटीग्रेटेड होता है आप देख रहे हैं ना, दूसरे टॉपिक का कोई कॉन्सेप्ट जो है किसी दूसरे टॉपिक दूसरे चैप्टर में यूज हो जाता है। चलिए लेट द आर्क AC आप रीड कीजिए, ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, एक सर्कल है, चलिए ये एक सर्कल है, इस पर एक आर्क है, ये आर्क, ये आर्क, ये मान लो ये आर्क, ये आर्क आपका कितना हो गया AC आर्क है। चलिए और ये जो आर्क है सेंटर O, सर्कल का सेंटर O है, यहाँ पे कोई बात नहीं है, O मतलब गिवन नहीं है, तो हम लोग ऑरिजिन भी यूज़ कर, ऑरिजिन भी अज्यूम कर सकते हैं, वो हम देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस चीज़ की। चलिए तो ये बेसिकली इस तरीके से है कि ये एंगल ऑरिजिन पे कितना सबटेंड हो रहा है, ये 90 डिग्री है। चलिए इफ बी ऑन द आर्क, ऑन द आर्क, ये बेटा आर्क लिखा हुआ है ये ना, आर्क, आर्क AC, ये आर्क है बेटा ARC, ऑन द आर्क AC, आर्क AC पर एक पॉइंट B है, डिवाइड्स द आर्क सच दैट लेंथ ऑफ आर्क AB एंड लेंथ ऑफ आर्क BC का रेशियो 1/5 है। मतलब B एक ऐसा पॉइंट है, B एक ऐसा पॉइंट है जिसका AC के ऊपर, AC आर्क के ऊपर कोई पॉइंट B लोगे तो इन दोनों की लेंथ जो बन रही है उसका रेशियो, मतलब AB आर्क का रेशियो 1 है और BC आर्क का रेशियो 5 है, और ये एंगल पूरा 90 डिग्री है। समझ गए? लिखा नहीं मैंने पर मुझे पता है, ठीक है। तो OC वेक्टर आपको दे रखा है, OA OB की बात हो रही है, तो ये रहा आपका, ये रहा आपका देखो OB वेक्टर, देखो OA वेक्टर, एक काम करते हैं इसको A वेक्टर मान लेते हैं, इसको C वेक्टर मान लेते हैं, बार बार OC क्यों लिखेंगे, C लिख देते हैं, और इसको B वेक्टर मान लेते हैं, और ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, ये रेशो 1/5 है। अच्छा अब देखो आर्क और जो एंगल, आर्क जो
सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ आर्क जो है एंगल के। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, लेंथ ऑफ आर्क जो होता है L इक्वल टू आर थीटा होता है ना बेटा। आर तो होगी रेडियस, तो ये OA, OB, OC ये सब तो रेडियस है। चलिए, तो बेटा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका मतलब क्या है, आर का रेशो और एंगल सबटेंड जो कर रहा है आर्क, उसका रेशो सेम होगा। आप देख सकते हैं ना भाई, इस आर को आप L1 बोल दो, इस आर को L2 बोल दो, इस एंगल को आप क्या बोल दो, θ1 बोल दो, इस एंगल को θ2 बोल दो। अगर आपको मैथमेटिकली जाना है तो मैं बता देता हूँ। तो L1 इज इक्वल टू हो गया R θ1। ध्यान देना, ये θ1 है बेटा, मैं बार बार नहीं बोल रहा, ये L1 है, ये θ1 है, ये L2 है, θ2 है। मैं यहाँ पे केवल वैल्यू पुट करूंगा वो तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। R θ2 समझ गए। मुझे रेशो दे रखा है तो क्यों ना डिवाइड कर दो इसको, कर दो सर। तो बताना इधर L1 अपॉन L2 कितना आएगा बेटा, θ1 बाई θ2। यही तो मैं बता रहा था कि जो रेशो आर का है वही रेशो एंगल का आएगा। तो बेटा एंगल का रेशो आ गया, ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल, ये θ1 θ2 ये कंप्लीट एंगल जो है ये आपका 90 गिवन है। θ1 प्लस θ2 कितना गिवन है, 90 डिग्री। बेटा ये ध्यान रखना, ये मैं θ1 बोल रहा हूँ, ये मैं θ2 बोल रहा हूँ, समझ गए ना, क्लियर है हाँ। तो θ1 प्लस θ2 90 डिग्री। अब तो θ1 की वैल्यू क्या होगी, θ1 का रेशो हो गया 1, सम ऑफ रेशो हो गया 6 और टोटल हो गया 90। तो आपका θ1 आ जाएगा 15 डिग्री, और θ1 अगर 15 डिग्री है तो पूरा है कितना 90, तो ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो θ1 और θ2 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी आ रही है। रुको हाँ, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये वैल्यू कितनी आ गई बोलो, ये एंगल आ गया 15 डिग्री और ये आ गया आपका 75 डिग्री। क्लियर है भाई, ये समझ में आ रहा है ना, सम ऑफ रेशो क्लियर है ना, इसमें रेशो सम ऑफ रेशो ऐसे कर लो। θ1 का रेशो अगर 1 है तो θ1 की वैल्यू मान लो 1 का मल्टीपल x, θ2 मान लो 5x, ऐसे कर लो। और दोनों का सम क्या दे रखा है 90, तो x प्लस 5x 6x की वैल्यू 90, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 15 डिग्री, ऐसे कर लो। ठीक है, चलिए आ गया अब। ठीक है, अब तो ये वेक्टर दे रखा है, दोनों के एंगल की बात हो रही है। चलो अब तो मुझे लग रहा है क्या करेंगे हम लोग, आपको समझ में आ गया होगा। OC वेक्टर, OC मतलब C वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो क्या दे रखा है, C वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा A वेक्टर, OB को मैंने B वेक्टर बोला ना बेटा, बीटा B वेक्टर। देखो अब आपको देखो यहाँ पे वेक्टर्स के बीच में एंगल इन्वॉल्व है, तो डॉट ले लेते हैं, डॉट में ही हम लोग एंगल की बात करते हैं। तो मैंने दोनों साइड पहले C का A के साथ डॉट ले लिया, और ये पूरा एंगल जो है C वेक्टर A वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है, तो A डॉट C 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो C के इस इक्वेशन जो आपको गिवन थी ना, मैंने दोनों साइड A के साथ डॉट ले लिया, तो C डॉट A अल्फा A डॉट A मॉड A स्क्वायर बीटा A डॉट B। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, ये OA OB OC ये सब रेडियस है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मॉड A मॉड B मॉड C ये तीनों R है, सर्कल की रेडियस के बराबर है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। चलिए A डॉट C डॉट A, अरे इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट 0 कर दो। अल्फा मॉड A स्क्वायर, बताओ मॉड A स्क्वायर की वैल्यू, रेडियस है ना, R स्क्वायर लिख दो। चलिए बीटा A डॉट B मॉड A मॉड B मॉड A मॉड B R स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल बताना, तो A और B के बीच में एंगल कितना है 15 डिग्री। θ1 15 डिग्री आया था हमारा, तो आ गया 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री, घबराना नहीं, कॉस 15 तो हमें पता है। चलिए R स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, कॉमन लोगे तो 0 के डिनोमीटर में आके, तो यहाँ से आपका किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस का बीटा इंटू कॉस 15 डिग्री। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1 बोल चुका हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 का मैंने क्या लिया, A के साथ डॉट लिया। अब इसी इक्वेशन का देखो थी ना, C इक्वल टू कितना था बेटा, अल्फा A प्लस बीटा बी, है ना, अल्फा A प्लस बीटा बी। चलिए देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, B के साथ डॉट ले रहा हूँ दोनों साइड, B डॉट C अल्फा A डॉट B और B डॉट B मॉड B स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो गया। चलिए B डॉट C मॉड B मॉड C, फिर मैं बता रहा हूँ मॉड A मॉड B मॉड C तो बराबर है ना, बता चुका हूँ मैं आपको, R है, तो मॉड B मॉड C तो R स्क्वायर बन जाएगा। कॉस थीटा
कॉस थीटा, बी और सी के बीच में एंगल कितना निकाला था हमने, बी और सी के बीच में एंगल कितना, थीटा टू की वैल्यू कितनी आई थी 75 डिग्री, तो ये तो 75 हो गया। चलिए ए डॉट बी बोलो, मॉड ए मॉड बी आर स्क्वायर, कॉस ए और बी के बीच में एंगल कितना है 15 डिग्री, और बीटा मॉड बी की वैल्यू आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ से हाँ दो इक्वेशन दो नोन अल्फा बीटा आ जाएगा। अरे ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी, शायद माइनस का बीटा कॉस 15 डिग्री आया था, तो आप यूज़ कर लो अल्फा की वैल्यू, कॉस 75 डिग्री तो है ही, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी माइनस का बीटा इंटू कॉस 15, तो आई थिंक ये कॉस 15 ऑलरेडी है, तो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं। बीटा कॉमन आ रहा है, बीटा कॉमन लो, यहाँ से 1 बचेगा, अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री है, तो बीटा की वैल्यू आ गई कॉस 75 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 15 डिग्री। देखो इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, तो रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, 75 डिग्री को आप लिख दो 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री आएगा, साइन 15 से एक साइन 15 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन 15 डिग्री आएगी, और साइन 15 डिग्री कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, ये वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्री की, आई होप आपको पता होगी। मैं लिख देता हूँ, साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, और यही वैल्यू होती है कॉस 75 की, ठीक है। साइन 75 डिग्री की वैल्यू होती है 75 डिग्री की √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और यही वैल्यू होती है कॉस 15 डिग्री की। क्लियर है बेटा, ठीक है, यूज कर लो बेटा, साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, तो यहाँ से बीटा आपका आ जाएगा 2√2 ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, चलिए बीटा की वैल्यू आ गई, बीटा आ गया तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा कितना था हमारा इक्वेशन 2 से, माइनस का बीटा कॉस 15 डिग्री, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा था हमारा, अल्फा सॉरी माइनस का अल्फा था ना, माइनस बीटा इंटू कॉस 15 डिग्री। चलिए बीटा आप निकाल चुके हो, पुट कर दो, माइनस का 2√2 √3 माइनस 1, और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। क्लियर है, ये लो गया, रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, तो क्या करूँ, √3 माइनस 1 है ना डिनोमीटर में, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 से डिवाइड कर दो, ऊपर तो स्क्वायर बन जाएगा, नेगेटिव भी मत भूलना, नेगेटिव साइन भी है, a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो a माइनस बी a प्लस बी, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 कितना आ रहा है ये 3 प्लस 1 4 4 माइनस 4 प्लस 2√2, 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपका माइनस का 2, और ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस का √3, ये आ गया अल्फा। चलिए बस अल्फा आ गया, बीटा आ गया, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा मुझे, ठीक है, अब कोई मतलब है नहीं बताने का, कर लेंगे अब आप लोग। अल्फा की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, अल्फा प्लस √2 √3 माइनस 1 बीटा, आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस √2 √3 माइनस 1 बीटा का वैल्यू, यही है ना, √2 √3 माइनस 1 बीटा। चलिए ठीक है, पुट करो बेटा, पुट करो, -2 आंसर मैच करना है आपको, पुट करो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 माइनस 1 बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2√2, तो सीधे 2√2 यूज कर लो। चलिए माइनस का 2 माइनस का √3, √2 2 4 हो गया, 4 माइनस 2 2 2 माइनस √3 विल बी आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, फॉर्मूले लगाए हैं, चीज़ें सीखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, डॉट और क्रॉस पे क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, क्लियर है आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। चलिए ठीक है, तो वेक्टर के पार्ट 2 में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।